आपको सोचने का काम दिया, मतलब ये इट्स नॉट अ सिंपल सवाल, थोड़ा सोचना है। बोल रहा है जी कैश जो है 455 है, 455 कैश है। उसके बाद आपका रिसीवेबल जो है वो 900,000 है, इन्वेंट्री 650 है, प्रीपेड 45 है। ठीक है जी, तो ये हो गया अभी करंट कैश, करंट मतलब करंट। ठीक है, प्रोपोज्ड में बोल रहा है क्या रखेंगे आप। अच्छा, लाइबिलिटी भी लिख लीजिए आप। लाइबिलिटी आपके पास क्या है, 285 की लाइबिलिटी है, 550 की लाइबिलिटी है, उसके बाद आपको 65 की लाइबिलिटी है। ये पता चल गया। अभी जो आपका रेशियो है, करंट रेशियो क्या है वो बताइए। करंट रेशियो क्या है, 2.7। आगे क्या चाह रहा है कि आपको 2:1 बनाना है। कितना बनाना है जी, 2:1। 2:1 बनाने के लिए 9 तो 9 रहेगा, इस पे क्या चाहिए, इसको 2 कर लीजिए। ठीक है, तो ये इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। ठीक है, अब आप बताएं मेरे को कि इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 25,000। ठीक है जी, तो इसमें से अगर 250,000 अगर आप -2500 कर दीजिएगा तो आपका ये 18 लाख हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आप ये रेशियो मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप कितना कैश मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ डिविडेंड, आप कितना इशू कर सकते हैं, 250,000। अब सवाल आता है कि हर शेयर होल्डर को कितना कैश मिल जाएगा, तो डिवाइड बाय 100,000 कर दीजिएगा तो पता चलेगा हर शेयर होल्डर को यू कैन गिव मैक्सिमम 2.5 एज अ कैश। सर एक बार वो क्वेश्चन वापस दिखाएंगे क्या, मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसे आया। अच्छा चलिए अभी देख लेते हैं, अब पढ़िए। एक कंपनी है जिसके पास बोल रहा है कि 100,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, यानी उनके पास 100,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, साथ में ये उनके पास स्ट्रैक दिया हुआ जिसमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट एमएफसी कैन पे इन कैश डिविडेंड पर शेयर टू मेंटेन द मिनिमम करंट रेशियोज। मिनिमम करंट रेशियो मेंटेन करना उसको 2:1। अब बताना है कि वो कितना अमाउंट दे सकता है। ठीक है, बोला अज्यूमिंग ऑल द अकाउंट्स अदर देन कैश रिमेन अनचेंज, यानी जो भी चेंज हो सकता है वो सिर्फ कैश में चेंज हो सकता है, बाकी किसी आइटम पे चेंज नहीं हो सकता। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इस सवाल पे, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा जी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो आपने करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी अगर निकाल लिया है तो आपका करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कितना आता है, मतलब 2,50,000 करंट एसेट आता है, करंट लायबिलिटी 900,000 आता है। लायबिलिटी में रिमेन अनचेंज है यानी 900,000 चाहिए। दूसरा आपके पास करंट एसेट में आपको अभी जो प्रपोज्ड कैश है, प्रपोज्ड करंट एसेट है वो कितना चाहिए, 1.8 मिलियन चाहिए। तो 1.8 मिलियन आपको अगर चाहिए और आपके पास 2,50,000 है तो आप मैक्सिमम कितना कैश डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 250,000। तो 250,000 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो 1,00,000 शेयर्स पे, 100,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे, यानी हर शेयर होल्डर को आप कितना दे सकते हो जी, ₹2.50। ये सवाल था एक्चुअल में। अभी समझ आई कि नहीं। हाँ सर आप। तो इस तरह से आपके सवाल आ सकते हैं एग्जाम पे, जिसमें आपको एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट नहीं पूछ रहा बल्कि वर्किंग कैपिटल के एप्लीकेशन आपसे पूछ रहा। समझ पा रहे हो ना आप। तो देखें हम लोग का आंसर सही हुआ कि नहीं अप्रोच के हिसाब से। लग रहा है उसको भी सवाल सॉल्व करने में टाइम लग रहा है।
जी करेक्ट है। हाँ, अभी इन्होंने बड़ा लंबा सा कैलकुलेशन लगाया माइनस एक्स दिस करके, लेकिन हमने आपको आसान बता दिया। आप एक बार टोटल करंट एसेट लगा लोगे, करंट लाइबिलिटी लगा लोगे, करंट लाइबिलिटी का मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उतना आप कैश डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आगे बताओ ये क्या है। कुछ समझ आ रहा? सर ये एक बार किया था, मेरे को आंसर याद रह गया, ये शायद परमानेंट करंट एसेट विथ लॉन्ग टर्म डेट। आंसर डी। जी आंसर याद रह गया? तो मेरे को याद डी नहीं डी रहा। डी डी है ना? नहीं पता, हमको नहीं पता होता, हम पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे। One of the following the working capital financing policy that would subject to the greatest level of risk. Greatest level of risk का मतलब कौन सा अप्रोच होगा? कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, जहां पे आप क्या हाँ, तो कंजर्वेटिव होगा, तो ये कंजर्वेटिव होगा। ठीक है जी। तो आप बोल रहा है कि कौन सा सिचुएशन है, तो बोल रहा है जी परमानेंट करंट एसेट विथ लॉन्ग टर्म डेट्स, तो ये एक सिचुएशन है। दूसरा है कि आपने फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट विथ शॉर्ट टर्म डेट्स। तीसरा है फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट विथ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये तो सेफ पोजीशन है, ये सेफ पोजीशन नहीं है। परमानेंट विथ लॉन्ग टर्म भी सेफ पोजीशन है, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट विथ शॉर्ट टर्म, लेकिन ये वाला जो है ना, ये सेफ पोजीशन नहीं हो सकता। डी में ज्यादा रिस्क है, देखते हैं। डी पे ज्यादा रिस्क है। एक ही लॉजिक एक ही लॉजिक क्या थी जी? एक पे कुछ आप लॉजिक बता पा रहे थे या बस ऐसे ही मन कर रहा था? सर ऐसे ही बताया था। अच्छा, मन कर रहा था। चलो ये छोटा सा सवाल है, बोल रहा है एक्सेप्ट क्या, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द, बाप रे बाप, इतना खतरनाक इंग्लिश है। एक्सेप्ट एक्सट्रैक्ट है, आर भी है भाई, एक्सट्रैक्ट्स। एक्सेप्ट, आप तो साइलेंट है। आर साइलेंट है? यस, पता नहीं भाई, R will be only pronounced if it is before the vowels. ये वाला बात नहीं पता था भाई। चले कोई नहीं, जो भी है। फ्रॉम द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लंडाऊ कॉर्पोरेशन एज ऑन दिस 30th, फाइनेंशियल पोजीशन बना हुआ है, कैश है, AR है, इन्वेंट्री है, टोटल करंट एसेट है 5.4 मिलियन का, लाइबिलिटीज है this the board of directors met on October 4 of the current year and declared the regular quarterly cash dividend amounting 750,000। तो आपको कैश कुछ माइनस होता दिख रहा होगा। The dividend is payable on 25th को पेबल है of the current year to all the shareholders recorded as on 12th October, assuming that only transactions affected the corporations during the October of this month, as the dividend transactions assuming that the only transaction to affect the Landanu Corporation during the October of the current year are declared are the dividend transactions and the closing balance has been made। अब उसका वर्किंग कैपिटल पे क्या पोजीशन रहेगा? द डिक्रीज वर्किंग कैपिटल पे क्या पोजीशन रहेगा बताइए भाई साहब। देखिए ये है, ये अभी बोला जी
ये वर्किंग कैपिटल पे ये है और ये है, ये है, ठीक है। ये है आपको 30 सितंबर का पोजीशन, ठीक है। अब अक्टूबर पे क्या हुआ, अक्टूबर में आपने 750 का क्या किया, 750 का डिविडेंड पे आउट किया, ठीक है। अभी क्या होगा कि जनरली अगर डिविडेंड आप बुक करते हैं तो क्या होता है, डिविडेंड एक्सपेंस टू डिविडेंड पेबल, और साथ में क्या होता है डिविडेंड YABLE डिविडेंड पेबल टू बैंक या कैश, वट एवर जो आपका ट्रांजेक्शन लिखने का दे लो। लेकिन ये वाला इम्पैक्ट तब होता है जब कोई मंथ चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, एक बार आप पेबल रिकॉर्ड करते हो, नेक्स्ट मंथ में पेबल की एक्सपेंस पेबल आपकी क्या हो जाती है जी, माइनस हो जाती है। लेकिन दोनों काम एक ही मंथ में हुआ, यानी आपने डिविडेंड का लायबिलिटी भी क्रिएट किया और साथ में पे आउट भी किया। तो लायबिलिटी क्रिएट और पे आउट अगर हो गया, इसका मतलब ये है कि ये पेबल और ये पेबल जो है एक दूसरे को स्क्वायर ऑफ कर लेगा। तो नेट एंट्री आपकी जो बनेगी, कंबाइंड एंट्री, वो क्या बनेगी, डिविडेंड एक्सपेंस टू बैंक, क्योंकि एक ही महीना में काम हो गया। अब बात आता है जी इसका मतलब क्या, तो एक्सपेंस तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो नेट में जो पोजीशन बनी होगी वो ये बनी होगी। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल थी वो क्या थी, 3.6 मिलियन, अभी वो कितना हो गया, 2.89 मिलियन। तो ये बोल रहा है डिक्रीज बाय द डिविडेंड डिक्लेरेशंस, हाँ ठीक है। तो बोल रहा है द वर्किंग कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, बोल रहा है डिक्रीज बाय द डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड इंक्रीज बाय द डिविडेंड पेमेंट, ऐसा नहीं होगा। डिक्रीज बाय द डिविडेंड एंड अनचेंज बाय द डिविडेंड पेमेंट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अनचेंज बाय इधर द डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड डिविडेंड पेमेंट, बोला अनचेंज इन डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड डिक्रीज बाय डिविडेंड पेमेंट। तो हमको लगता है कि आंसर्स ये हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है अनस भाई, अनस भाई आपको क्या लगता है? पढ़ रहे मनोज भाई। ए भी हो सकता है लेकिन इंक्रीज नहीं हो सकता। डी नहीं है, डिक्लेरेशन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सिंस एक ही महीना के अंदर में दोनों काम हो गया ना, इसीलिए सिर्फ हमको लगता है। और कैसे डिक्रीज हो जाएगा भाई डिविडेंड पेमेंट? नहीं, मैंने एंट्री बना के किया ना, ये मान लो 12 अक्टूबर की एंट्री है, ये 25 की एंट्री है। तो आपका क्या हुआ कि दोनों एक महीना पे हो गया। अगर 2 महीना पे होता तो आप लाइबिलिटी नेक्स्ट पीरियड पे ले जाते, लेकिन दोनों लाइबिलिटी बुक किया और पे ऑफ कर दिया, तो लाइबिलिटी का इम्पैक्ट खत्म हो गया। लाइबिलिटी क्रिएशन, लाइबिलिटी रिलीज, इम्पैक्ट खत्म हो गया। द रियल इम्पैक्ट इज एक्सपेंस टू बैंक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डी होगा। लेट्स सी, नहीं हो सकता क्या? लेट्स सी, बी हो रहा जी, इज द वो करंट। महीने का बात नहीं पूछ रहे, वो क्या पूछ रहे? बोल रहा है, ये कुछ Decreased नहीं by बोल रहा है, dividend assuming the only declaration decrease and affect the landlord during the October on the current year of the current year are the dividend transaction and the closing entry has been made, ठीक है। ये हमसे कौन से डेट पे पूछ रहा है, पहले बताना क्या चाह रहा। वर्किंग कैपिटल इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड, द वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस एट द डिक्लेरेशन एंड चेंज ऑन द अदर डेट, जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन ही ये हो जाएगा। डिक्रीज एट डिक्लेरेशन ऑकर्स बिकॉज द लायबिलिटी इंक्रीजेस, ये बात सही है। एंड द डिविडेंड पेबल while at the other assets and liability remain the same, the dividend is paid, both liability payables and assets are decreased at the same time which leaving capital unchanged।
तो यहाँ पे एजम्पशंस ये काम हो रहा था, यहाँ पे जो एक एजम्पशन चल रहा था वो यही चल रहा है कि आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी है, यानी ये वाली एक्सपेंस जो है, जिस वक्त लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड करी उस वक्त आपके पेबल्स बढ़ गए। तो ये पहला काम हुआ, यानी कि ये 2 स्टेप्स पे काम हुआ। तो पहला स्टेप्स में ये हुआ काम 12 अक्टूबर को उसने बोला कि वर्किंग कैपिटल पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि यहाँ पे पेबल्स खड़ा हो गया, 750,000 का पेबल खड़ा हो गया। इसका मतलब कि जो अभी जो इम्पैक्ट बना वो ये बना, दिस वर्किंग कैपिटल पे कुछ फर्क नहीं पड़ा लेकिन लाइबिलिटी में फर्क पड़ गया। इसका मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल में क्या हो गया जी, डिक्रीज हो गया 2.892, ये पोजीशन बना 12 अक्टूबर को। अब 12 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर को बोल रहा है कि हमने 25 अक्टूबर को हमने क्या किया, हमने पेमेंट कर दिया। तो जब पेमेंट कर दिया तो हमारा क्या होगा, ये लाइबिलिटी जो अभी बढ़ा हुआ है ये लाइबिलिटी घट गया, ठीक है, और साथ में हमारा कैश भी घट गया। साथ में हमारा कैश भी घट गया। तो अब जो वर्किंग कैपिटल रहा वो क्या हो गया, सॉरी यानी इस पॉइंट पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इनके कहने का मतलब ये था, हम एक स्क्वायर ऑफ कर दे रहे थे क्योंकि हम ये पेबल को माइनस कर दे रहे थे, हम अकाउंटिंग कंटेक्स्ट में बातें कर रहे थे। इन्होंने बोला कि ये एक्चुअल इम्पैक्ट इस तरह से रहेगा कि मतलब जिस दिन डिक्लेयर किया और जो पेमेंट किया, पेमेंट डे पर भी वर्किंग कैपिटल उतना ही रहेगा और डिविडेंड डे पे पुराने वाले वर्किंग कैपिटल से वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये था इनका रीजनिंग। अभी क्या था, एक कंपनी एज अ कंपनी, जी बोलिए। सर अब जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये डिविडेंड वाला, डिक्लेरेशन वाला, तो हाँ सर हाँ, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, इतना कैलकुलेशन करके हम नहीं देख सकते हैं। नहीं नहीं आप देख तो नहीं सकते, लेकिन इसीलिए तो अभी आप जब प्रैक्टिस कर लिया, अब जैसे मैं अभी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो अब आपके जहन पे रह जाएगा, मतलब इट विल बी इन योर माइंड कि देखो भाई जिस दिन हमने डिक्लेरेशन किया था, अब आप बहुत क्लियर हो कि जब मैं डिक्लेरेशन करता हूं तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो मेरे क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल घट जाते हैं, इम्पैक्ट पता है। जब मैं पे करता हूं तो एक तरफ लाइबिलिटी घटता है, एक तरफ कैश घटता है, इसका मतलब उस दिन अनचेंज रहता है। तो ये जब आप प्रैक्टिस कर लिए होते हैं ना, तो आप उसको एस्टैब्लिश कर पाते हैं उसकी लॉजिक, ठीक है। आपको हाँ सर, कोई, एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें करंट लायबिलिटी का पूछा था, सेम क्वेश्चन, तो हाँ वो समझ में नहीं आया। नहीं तो अभी आपको समझ आ गया कि इसीलिए देखिए मैं चाहता तो उनकी जो रीजनिंग थी मैं पढ़ के आपको बता देता, लेकिन नहीं, मैं चाह रहा था कि आपको लॉजिक पता हो जाए कि क्या फाइनल इम्पैक्ट पड़ा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप समझ पाओ कि हाँ भाई जिस दिन डिक्लेयर हो रहा है उस दिन एक्चुअल में हमको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ता है। लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने का जेबी क्या होता है, डिविडेंड एक्सपेंसेस टू डिविडेंड पेबल। तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। अब पे ऑफ में क्या हो रहा है, लाइबिलिटी और एसेट दोनों घट रहा है, तो वर्किंग कैपिटल में इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं सर। चलिए, ये क्या था, एज अ कंपनी बिकम्स मोर कंजर्वेटिव इन वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका क्या होगा। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि वो कंजर्वेटिव वाला अप्रोच में बोलता क्या था, बताइए कंपनी कैसी पॉलिसी बनाती थी। सर उसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेती थी कंपनी, पैसे जितना हो सके बचाने की, कैश बचाने की ट्राई करती थी, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में कैश बचाने के लिए करती थी, मतलब वो पूरा पैसा अपने पास रखती थी, हाँ। ऐसा ही है ना। हाँ सर, तो कंजर्वेटिव में तो यही है ना, पैसे बचाते हैं। हाँ वही होगा। इंक्रीज इन फंड इन्वेस्टेड इन कॉमन एंड डिक्रीज इन फंड इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज।
पहला। दूसरा बोला इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू यूनिट ऑफ आउटपुट, डिक्रीज इन एसिड टेस्ट रेशियो, इंक्रीज इन रेशियो ऑफ करंट लायबिलिटी टू नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा राज भाई, हम्म, ये कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है इन वर्किंग कैपिटल पॉलिसी में? क्या बोले? कंजर्वेटिव इन इन वर्किंग कैपिटल पॉलिसी मतलब ज्यादा करंट करंट असेट रखना। देखिए, कंजर्वेटिव इन वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज जो होती है वो आपको बोलती है कि एक काम करो भाई, अपना पैसा को कहीं नहीं लगा के रखो, पूरा घर में रखो, ताकि आपको कभी भी कैश आउट का सिचुएशन नहीं आए। ओके, सो तो करंट असेट ज्यादा हो जाएगा मतलब। हाँ ओके, ठीक है, तो वो आपको रखना पड़ेगा। तभी इन्होंने बोला क्या, तो ये देखिए, ये इसका एक्चुअल में आंसर ये है, इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स। बी हो जाएगा। हाँ, अब इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले ये बोला इंक्रीज द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब इन्होंने जो बोलने का ये, कंपनी बिकम्स मोर कंजर्वेटिव वर्किंग, दे विल होल्ड मोर करंट एसेट देन बिफोर, एंड दिस वुड कॉज द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू यूनिट ऑफ आउटपुट टू इंक्रीज। अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक पहले रखते हैं, करंट एसेट रखते हैं, करंट एसेट 100,000 का रखते हैं। ठीक है, और ये जो आउटपुट जो है ना, ये यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो क्या है, कि यूनिट ऑफ आउटपुट का मतलब ये होता है कि आपके पैसे लिक्विड फॉर्म में नहीं है, नॉन लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है जी, तो यूनिट ऑफ आउटपुट मतलब आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो होती है, क्योंकि आप अगर पैसा इन्वेंट्री में रखते हैं तो आपकी पैसे होते हैं, बट वो नॉन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आपने मान लीजिए कि यहाँ पर पहले 500 मेंटेन करते थे, 500 यूनिट रखते थे, 500 यूनिट आप रखते थे। अभी आपको क्या रखना है, अभी आपका रेशियो है दिस डिवाइड बाय दिस। अभी आपको अगर रेशियो बढ़ानी है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, तब जाके आपकी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू यूनिट। तो पहले का जो रेशियो था उसके रेशियो को जब आप इंप्रूव करेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी जो कंजर्वेटिव पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बात कहा गया कि आप अपने फंड को ज्यादा लिक्विड में रखिए इन कंपैरिजन टू नॉन लिक्विड। ये वाला क्या था, बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर मजून कंपनीज करंट एसेट इंक्रीज बाय 120 एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज बाय 50, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या हुआ होगा? ये सवाल शायद आप लोग आराम से बता सकते हैं। increase by 170 B. इंक्रीज बाय 170। हाँ जी, काजल आप अग्री है? हाँ सर, लास्ट क्लास में किया था। तो इंक्रीज बाय 170 हो जाएगा, तो ये हमारा, ठीक है। तो ये मैं अभी एक 5 सवाल का करके रख रहा हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इसको कर लेंगे, हमारा जो डेरिवेटिव पार्ट है। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग यहाँ से ही रिज्यूम कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव कौन सा यूनिट में था काजल, कुछ याद है आपको? हाँ सर, एक मिनट। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में है।
वैल्यूएशन मेथड एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई थिंक वो पहला वाले में होगा या दूसरा, पता नहीं किसमें है। कौन सा यूनिट कौन सा था? मिराज भाई कंट्रोल एफ करके डेरिवेटिव टाइप कर लो, मिलेगा। अरे इसमें नहीं पकड़ रहा है भाई, ये बस नहीं बस पकड़, ज्यादा नहीं है, बस नहीं पकड़ रहा है ना भाई, एंटर कर लो, नहीं आता है। नहीं पकड़ता है, ऐसे कुछ पकड़ लेता है, पता नहीं क्या पकड़ता है। इसीलिए मेरे को कुछ याद है 130-40 पे एक बार में चले जाते हैं। तो यूनिट नंबर 8 हो गया। यूनिट नंबर 6 में होगा आई बिलीव। देख रही हूँ सर, हो रहा है। मिराज भाई यूनिट नंबर 3। नहीं, वो आपका वो कदीम जमाने का है, जिस वक्त वो कांग्रेस की हुकूमत थी। हाँ दैट वाज फ्रॉम द एंशियंट टाइम। नए बुक पे चेंज हो गया, आपका नए बुक पे चेंज हो गया। मिराज भाई मेरे साथ वो 2020 का है। हाँ तो वो तो कदीम जमाने का है ना, कदीम जमाना मतलब वो पुराना हिस्टोरिकल है। अभी 21 चल रहा है भाई। 20 आपका साथ 21 का है, ओके। हाँ, इसीलिए तो उसको उर्दू में बोलते हैं जमाना कदीम। सर इसमें तो चैप्टर 6 में है। जी जी, 6 के अंदर ही होगा क्योंकि मैं 5th देख चुका जी। ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स। अच्छा, सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। कि एक आदमी है जिसके पास सोना खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हमको सोने के जैसा बेनिफिट्स मिलता रहे। ठीक है, जिसके पास सोना खरीदने का पैसा नहीं है बट वो चाहता है कि हमको सोने के जैसा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो आप गोल्ड जब लेते हो तो आपको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन छोड़ के बोलना, क्योंकि सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते हम लोग। गोल्ड मिलेगा। नहीं, गोल्ड करते हो तो आपको जो बेनिफिट के फॉर्म में मिलता है वो मिलता है प्राइस एप्रिसिएशन। ठीक है, यस। सेटिस्फेक्शन छोड़ के, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी सेटिस्फेक्शन का कोई करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। प्राइस एप्रिसिएशन। तो आप क्या करते हो, अभी जैसे इंडिया में आपने गोल्ड बॉन्ड सुना होगा, ठीक है। तो गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? कौन? यूएई, इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बैंक थ्रू, राइट। हाँ हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई या फिर और कोई दूसरी अथॉरिटी है, वो क्या करते हैं, बोले देखो भाई तुम एक 10 ग्राम यानी 1 तोला खरीदने वाले थे गोल्ड। 1 तोला का आज के दिन पे इंडिया में 45,000 करेंसी प्राइस है। तो उसने बोला कि आप में से 2 साल के लिए खरीद लो, तो 2 साल में जो भी प्राइस एप्रिसिएशन रहेगा आपको मिल जाएगा। तो 2 साल के बाद एज्यूम करो कि 49,000 पे गोल्ड ट्रेड करेगा, तो आफ्टर 2 years ही विल गिव यू 4,000। ठीक है, तो एक्चुअल में आप क्या बाई कर रहे हो? यू आर नॉट बाइंग गोल्ड बट यू आर बाइंग सच एन एसेट विच इज सपोर्टेड बाय गोल्ड। तो जिसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? गोल्ड है। जिसका अंडरलाइंग एसेट क्या है जी? गोल्ड है। underlying asset is gold. So actually you are deriving the value of this bond from where? From gold. तो उससे क्या हुआ कि फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी गोल्ड बॉन्ड जितना भी है, तो क्या कहता है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा गोल्ड डील करने की जरूरत नहीं है, वो गोल्ड का बॉन्ड बेच बेच के अपना जिसको चाहिए उसके लिए वो अप्रिसिएशन का वेट करेगा 2 साल पे, जो अप्रिसिएशन रहेगा वो मिलके चलाएगा, हो गया बात खत्म। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि फिजिकल मूवमेंट खत्म हो गया गोल्ड का, आपको जो रिस्क था चोरी का वो भी खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा जो होता है कि उसके जो वियर टियर होने वाले थे गोल्ड के वो भी बच गए, और आपको गोल्ड का जो अप्रिसिएशन वैल्यू था वो मिल गया। यस टेल मी। मेकिंग चार्ज भी नहीं है। हाँ, मेकिंग चार्ज का लॉस बच गया। वाह, क्या यूएई वाले बंदे तो इस बात सही बोलते हैं। अच्छा, यस, लास्ट मंथ आई विजिटेड टू अ गोल्ड स्टोर। मैंने बोला एक काम करो यार, मैं गोल्ड का ऑर्नामेंट नहीं लेगा, बाहर क्योंकि ले लो बाहर। नहीं ना, सुनिए, ऑर्नामेंट नहीं लेगा। तो बोला कोई बात नहीं है, आप गोल्ड कॉइन ले लो। तो मैं बोला कॉइन पे क्या है? बोला कुछ नहीं, जब आप बेचने आएगा ना 5% में आपसे कट करेगा। तो मैं बोला ऑर्नामेंट पे 5% तो क्या आप, करेगा वापस लेने का टाइम? हाँ मतलब लाइक टुडे अभी 200 करके चल रहा है गोल्ड, तो उसने बोला कि हाँ। व्हेन यू कम टू द सेल, अगर वो 250 में बेचेगा ना, आई डोंट माइंड के 250 में बिके, बट आई विल लेस द कमीशन 5%। कमीशन 5% आई विल रिड्यूस, यानी वो 5% कमीशन रिड्यूस करके मेरे को कितना देगा? 237 देगा। मैंने बोला आप ऑर्नामेंट पे तो बोलता है कि 250 में ही हम उसको रिप्लेस करेगा। तो बोलता है देखो ऑर्नामेंट में मैंने आपसे क्या कमा लिया? बोला मैं सिंपल आपसे ये कमाया, मैंने आपसे मेकिंग चार्ज तो लिया था ना ऑर्नामेंट बनाते वक्त। व्हेन आई आस्क्ड द ऑर्नामेंट, उस दिन हमसे हम आपसे क्या लिया? मेकिंग चार्ज लिया 14%। तो टेक्निकली हम आपसे अप फ्रंट प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुका है। हम मतलब पूरा गोल्ड एसोसिएशन, पूरा गोल्ड का मतलब, वो बोला कि देखिए ये पूरा एक सिस्टम है, चाहे हम कमाए या मलबार कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेकिंग के टाइम हमने अप फ्रंट आपसे पैसे अर्न कर लिए, तो अभी जब आप बेचने आते हो तो आई विल गिव यू द फुल प्राइस। बट क्वाइन में क्या हो रहा है? आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, तो मैं भी अर्न नहीं कर रहा हूँ, आप रखोगे आपको तो फायदा मिलेगा, तो हु विल अर्न इन दिस प्रोसेस? तो जब आप रिडीम करने जाओगे या बेचने जाओगे, यू विल हैव टू पे द 5% कमीशन, दैट्स ऑल। तो हम बोला एकदम पूरा कंजोर्टियम है, यानी पूरा का पूरा सिंडिकेट्स चलता है, हाउ द बिजनेस वर्क्स। ठीक है, उसने एकदम मेरे को सिंपल समझा दिया। मैं बोला सही है दोस्त। चलिए देखिए, डेरिवेटिव्स में सिलो ने क्या बोला कि डेरिवेटिव्स एक इंस्ट्रूमेंट है, is an investment transaction in which the party gains or loss is derived from some other economic events. For example, price of a given stock, a foreign currency, exchange rate, or price of certain commodity. When I say commodity, मतलब gold. One party enter into the transaction to speculate, यानी उसका risk, other to in the hedge, यानी avoid the risk. यानी एक बंदा सोचता है प्राइस बढ़ेगा, एक बंदा अपने आप को हेज करने के लिए कि भाई कल प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, दे इंटेंड टू द ट्रांजेक्शन। दोनों की अपनी अपनी मोटिव होती है। तो डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आर द टाइप ऑफ फिनेंशियल अलोंग विद द कैश, ए आर नोट पेबल, बॉन्ड्स, प्रिफर्ड, कॉमन। डेरिवेटिव्स आर, ठीक है, डेरिवेटिव्स आर नॉट हाउएवर क्लेम ऑफ द बिजनेस इन एसेट्स सच एज दोस प्रेजेंटेड बाय द इक्विटी सिक्योरिटीज। तो इक्विटी सिक्योरिटीज टाइप की चीजें नहीं होती, मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेरिवेटिव्स प्लेन लैंग्वेज में समझ लिए कि वो एसेट नहीं है, बट वे एसेट्स के जो भी इम्पैक्ट्स होने वाले थे वो आपको सारी बेनिफिट्स मिलेगी। ठीक है, अब इन्होंने बताया जी हेजिंग क्या होता है। आप हमसे डेली पूछते रहते हैं अनस भाई कि हेजिंग का मतलब क्या होता है। तो हेजिंग का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ offsetting the commitment to minimize and avoid the impact of the adverse price effects। ठीक है, यानी कि आप अपने आप को जो बचाने की जो प्रक्रिया है ना, वो आपको हेजिंग कहलाती है। अब मैंने बताया था, कल मैं बता रहा था जी लॉन्ग पोजीशन, यानी आपने लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को बाई कर लेते हो वो आपकी पोजीशन क्या हो जाती है? लॉन्ग हो जाती है। एंड इन्वेस्टर्स बाई, द वर्ड, द की वर्ड इज द बाई। बाई 100 शेयर ऑफ द क्लियर अप कॉर्पोरेशन, यानी उसकी जो पोजीशन है उसको पोजीशन को क्या बोलेंगे जी? लॉन्ग पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? लॉन्ग पोजीशन बोलेंगे।
लॉन्ग तो पोजीशन, सर अगर हम सेल करते हैं तो शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन, क्या बात है। अब आती है सवाल कि मैं लॉन्ग पोजीशन में क्यों जाऊंगा। पहला क्या सवाल आता है, व्हाई शुड आई गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन। तो आ जाइए, एक एग्जांपल देता हूं। अभी आप नूडल्स बनाते हो, तो नूडल्स का इंग्रेडिएंट क्या है, मैदा है, यानी वीट है। द बेस प्रोडक्ट क्या है, वीट है ना जी, वीट या मैदा जो भी आप बोलो। तो वीट का जो सीजन है, थोड़ा मेरे को भी दे दो। अभी नहीं देगा भाई नूडल, अभी बना नहीं है, बनने दो यार। ठीक है भाई, अभी नहीं देगा नूडल, बनेगा तब देगा। तो इसका मेन प्रोडक्ट है वीट है, ठीक है। तो वीट जो है जिस वक्त प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का जनरली जो मंथ होता है वो कौन सा मंथ होता है इंडिया में, जो इसका हार्वेस्ट, जो इसका कटिंग टाइम होता है वो होता है जी मार्च टू अप्रैल। तो मार्च टू अप्रैल में वीट ट्रेड करता है 10 रुपए, लेकिन जब अगला मार्च टू अप्रैल से पहले इसकी प्राइस हो जाती है 15 रुपए, ठीक है, यानी नेक्स्ट, यानी दिसंबर तक में इसकी पोजीशन ये हो जाती है। तो इसका मतलब है कि 6 महीना के टाइम गैप में 50% का प्राइस एप्रिसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्राइस एप्रिसिएशन हो जाता है दिसंबर जैन के मंथ तक में। तो अभी आपके पास अपने आप को, आप अपना प्राइस को स्टेबल रखने के लिए आपके पास क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हो। एक, यहाँ पे हेवी बाई कर लो। क्या टेक्निक कर सकते हो, हेवी परचेज कर लो, और एकदम बल्क परचेज जिसको आप बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में, बल्क परचेज कर लो। क्या बोलते हैं, बल्क परचेज कर लो। दूसरा, आप बल्क परचेज नहीं करो, बल्कि एक और काम कर लो, इसका फ्यूचर बाई कर लो या फॉरवर्ड बाई कर लो। फॉरवर्ड बाई कर लो, क्योंकि बल्क परचेज जैसे ही आप करोगे तो आपको उसका स्टॉकिंग कॉस्ट, स्टोरेज का कॉस्ट, बहुत सारा चीज आपको लगेगा। ठीक है, तो आपने आपको सेव करने के लिए क्या किया, आपने, आपको लग रहा है, यू हैव अ फियर कि प्राइस विल राइज। आपका फियर क्या है यहाँ पे, प्राइस राइज इज योर फियर, प्राइस राइज आपका फियर है। तो आप क्या कर लेगा, या तो बल्क बहुत सारा खरीद लोगे, लेकिन बहुत सारा खरीदने में आपका उसका जो कीपिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पता चलता है कि आप कीपिंग कॉस्ट इतना पे कर दिया कि वो आपका स्टॉक 18 रुपए चला गया, तो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन फॉर यू। तो आप उसके लिए क्या करोगे, मार्केट से फॉरवर्ड बाई कर लोगे, फॉरवर्ड बाई, या फिर फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के रख लोगे कि जी भाई मैं आपसे बाई करूंगा सो एंड सो डेट पे, या इन द मंथ ऑफ जनवरी और इन द मंथ ऑफ दिसंबर एट द रेट ऑफ 13 रुपीज। क्यों, आपका एक फियर है कि प्राइस इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये 15 पे जाएगा कि नहीं, दिस इज अनसर्टेन थिंग्स बिकॉज इट्स अनफोर्सिन, बट स्टिल यू हैव अ फियर कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यू हैव अ ट्रेंड एनालिसिस, आपने स्टडी करी होगी और आप बिजनेस में हो तो आपको ये सारा आइडिया रहता है। तो अपने आप को हेज करने के लिए आप क्या करते हो जी, फॉरवर्ड बाई कर लेते हो या कोई फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो। क्योंकि हम अभी बात फिजिकल डिलीवरी या बल्क परचेज की नहीं कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आपको फ्यूचर में इफ यू हैव अ फियर ऑफ प्राइस राइज, व्हाट यू विल डू, यू विल डू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉरवर्ड परचेज। ठीक है जी। दूसरा साइड पे आप किसान हो, जी बोलिए। सर फ्यूचर और फॉरवर्ड में मतलब क्या डिफरेंस, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा वाला करना है? अभी सब आएगा, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, कॉल, सब अभी 1 to 1 हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सब अभी करेंगे। फ्यूचर और फॉरवर्ड में एक ही फर्क है कि फ्यूचर जो होता है वो एक्सचेंज में होता है, वहां पे पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है। जो फॉरवर्ड होता है ना, वो हम आपसे बाई करते हैं, आप हमसे बाई कीजिएगा। जो अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी होती है ना, जहाँ पे ओवर द काउंटर बल्लाला जी से माल खरीदते हैं, गोडाउन वाले से माल खरीदते हैं, हाथिया से माल खरीदते हैं, वो पोजीशन कहते हैं फॉरवर्ड। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे यूज होता है। ठीक है, इसको ओवर द काउंटर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ओटीसी बोलते हैं। जैसे दवाई में पेनाडोल, पैनाडोल होता है, दूसरा पैरासीटामोल होता है, नाइस होता है, स्प्रॉट होता है, इस टाइप की चीजें होती है, चाहिए दे देगा, दैट इज कॉल्ड द ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। ठीक है जी।
दोनों में टेक्निकल जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है कि एक एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, यानी एक पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं जहाँ पे सब चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। दूसरा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है, जिसमें हमने बताया ओवर द काउंटर होती है, ठीक है, बिटवीन टू पीपल्स होती है। मतलब दिस इज द डिफरेंस विच यू विल रीड फर्दर। तो अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करोगे जी, फॉरवर्ड या फ्यूचर में चले जाओगे जब आपके पास फियर ऑफ प्राइस राइज है। वर्ड याद रखना, फियर ऑफ प्राइस राइज, तभी आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइन, अगर आपकी पोजीशन है, अगर आपको लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू डिक्लाइन, कब आप क्या लग रहा है जी, थिंग्स में डिक्लाइन आएगा, तब आप अपनी पोजीशन को क्या करोगे जी भाई, शॉर्ट कर लोगे। साथ में बोल रहा है जब आपको डिक्लाइन का होगा तब आप शॉर्ट करोगे, जब आपको फियर ऑफ राइज होगा तब आप अपने आप को लॉन्ग करोगे। क्या करोगे जी, लॉन्ग करोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट। एक्चुअल में ये किताब में पढ़ने के लिए ना, इस किताब में खासकर गिलीम का जब किताब कोई पढ़ता है ना, तो उसको बहुत बुद्धि लगा के पढ़ना है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कोरिलेशन है ऊपर नीचे कि आप प्लेन रीडिंग में नहीं समझ पाओगे। मेरा तो जनरल डाउट है, पूछ सकता है क्या? हाँ हाँ, अरे अभी वो डेरिवेटिव है ना, वो तो फॉर एग्जांपल इफ इट इज बेस्ड ऑन द गोल्ड, how many piece can be sold for this derivatives? For example, if 8 gram gold. देखिए वो तो एकदम छोटे छोटे यूनिट में है ना। Same, I mean, is it equal parts? हाँ Or for देखिए जैसे कि यूएई में जो मिनिमम परचेज का क्वांटिटी क्या है, जब आप कभी किसी गोल्ड के शॉप में जाओगे ना तो बोलता है कि मिनिमम जो है वो आपको 5 ग्राम्स का गोल्ड लेना पड़ेगा। इट मीन्स गवर्नमेंट जब भी उसकी कोई डिनोमिनेशन बनाती होगी, बाउंड बनाती होगी, तो वो 5 ग्राम के बराबर जो बनेगा, लाइक 1000 का जो बॉन्ड बनेगा, तो मिनिमम 1000 का आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। उसके नहीं, बाद मैं क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये डेरिवेटिव्स का इक्वल और गोल्ड रखेगा गवर्नमेंट उसके साथ, हाँ गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ गोल्ड रख उतना सकता है। रखेगा? हाँ उतना ही रखेगा, गोल्ड के सेम साथ हो सेम सकता है, सेम सेम। देखिए ओके। मेनली नॉट ओनली द गोल्ड, आई हैव टेकन वन एग्जांपल एज अ गोल्ड, द अदर एज द रिलायंस का शेयर, अदर एज द टाटा का शेयर, अदर एज द एसबीआई का शेयर, एचडीएफसी का शेयर, एमआरएफ का शेयर, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक भी डेरिवेटिव्स आर सकता वेरी बिग। हाँ तो बॉन्ड में हो सकता है, मतलब इक्विटीज हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, आइटम्स हो सकता है, इवन जो कमोडिटीज जो हम लोग कंज्यूम करता है ना, दाल चावल पल्सेस राइट वीज ग्रेन, सब हो सकता है। इसका डेरिवेटिव का हिंदी मतलब क्या है? गैम्बलिंग। GOOGLE गूगल। सीए में उस्ताद गूगल। 78% मेरे को आया था, लेकिन आज तक पूछा नहीं मैंने कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। मतलब डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग एल्स। यार इंग्लिश तो इतनी खतरनाक है। यौगिक, मूल धातु के उत्पन्न शब्द, यौगिक संबंधित शब्द, तो इट्स अ वेरी ट्रिकी इसका वर्ड। मतलब यह है कि जिसे किसी भी उर्दू में मुश्तक बोलते हैं। तो इससे आसान मतलब बता दें, जो अपनी वैल्यू दूसरे एसेट से निकालती है ना, उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। हो गया भाई, मतलब इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। नाउन, गॉन, बाप रे बाप। चले भाई, इतनी ये वाली हिंदी हम भी नहीं पढ़े भाई, पूरा मुश्किल हिंदी है। सिंपल सा वर्णन बता दिया कि डेरिवेटिव वो होता है जो अपनी वैल्यू दूसरी चीज से निकालती है। हो गया, बात खत्म। अभी आपको मैं बता रहा हूँ दो चीजें। एक, आपको कब लॉन्ग करना है, जब यू हैव अ फियर, यू हैव अ फियर किस चीज का, राइज इन प्राइस, तो आप अपने आप को क्या करोगे जी, लॉन्ग पोजीशन पे ला लोगे। किस पोजीशन पे लाओगे, लॉन्ग पोजीशन पे लाओगे। दैट इज कॉल्ड द
बाई कर लोगे। ठीक है जी, क्लियर। जब आपकी पोजीशन, जब आपको लगेगा फियर टू फॉल इन प्राइस, तो आप क्या करोगे जी, शॉर्ट कर लोगे, यानी एक मिनिमम प्राइस पे बेच दोगे, तो अपने आप को आप बचा लोगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक सोयाबीन का फार्मर है, वो होप करता है कि प्राइस राइज करेगा एट द टाइम ऑफ हर कॉप्स इज रेडी टू गो द मार्केट। उसको लगता है, फार्मर है भाई, लगेगा कि उसका कॉप्स का प्राइस बढ़ेगा। द फार्मर अपनी पोजीशन को क्या करेगा, लॉन्ग करेगा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी प्राइस विल फॉल डाउन। ठीक है, तो ऐसा उसको लग रहा है कि प्राइस में कुछ चेंजेस आएगा, तो अपने आप को लॉन्ग करके रख लेगा। ठीक है, कि प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, सॉरी प्राइस गिर जाएगा, सॉरी, जब उसको लग रहा है कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा जी, लॉन्ग पोजीशन पे ला लेगा। लेकिन प्राइस को अगर गिरने का फॉल रहेगा, तो अपने आप को क्या कर लेगा जी, शॉर्ट कर लेगा, यानी कि बेच देगा एक सर्टेन प्राइस पे, ताकि उससे क्या हो जाएगा कि ही कैन हेज हिमसेल्फ। दिस अरेंजमेंट इज अ कैश फ्लो हेज बिकॉज द इंटेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू अवॉइड द रिस्क एट्रीब्यूट टू द फ्यूचर कैश फ्लोस। तो फ्यूचर के कैश फ्लो को बचाने या घटाने का रिस्क है, इसीलिए इसको इन्होंने बोला जी ये किस टाइप की रिस्क है, कैश फ्लो हेज है। द पर्सन हु वुड लाइक टू बाई एन एसेट इन फ्यूचर हैज अ शॉर्ट पोजीशन, जो बेचने वाली पोजीशन पे हो वो अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर लेगा। टिपिकली the entity with the short position must borrow the asset from an entity that own it before it short it। इसको एग्जांपल्स पे एक्सप्लेन कर दूंगा। किसने मैसेज किसने टाइप कर दिया भाई, किसी ने मैसेज टाइप किया, थोड़ा जूम कीजिए। अच्छा, नहीं बोल भी सकते थे आप। हाँ आइए, तो ये वाला इन्होंने ये बताया। नेचुरल हेज क्या होता है, ये बोल रहा है कि नेचुरल हेज बोलता है रिलाइज ऑन द नॉर्मल ऑपरेशन टू मिटिगेट, इट डज नॉट इन्वॉल्व द सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसिंग ऑफ अ लॉन्ग lived equipment over the same period as the life of the equipment in term of hedge। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको छोड़ दें, इसको मैं दूसरी जगह से देख दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन पे आ जाएं। ऑप्शन में ना ये थोड़ा सा ये है कि ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपने ऑप्शन को बाई कर लिया, आपने अगर ऑप्शन को बाई कर लिया, द ऑप्शन दैट आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ऑप्शन जो है डेरिवेटिव का सबसे कॉमन फॉर्म है। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जिसने ऑप्शन को बाई किया है, बाई किस लिए किया है, राइट टू डिमांड द काउंटर पार्टी, यानी जो बंदा काउंटर पार्ट में है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो दूसरे के पास क्या रहेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा। यानी अगर ए ने बाई करा है ऑप्शन, इफ ही इज अ बायर ऑफ एन ऑप्शन, तो ये बोलेगा कि मेरे पास ऑप्शन है। इफ बी जो है, बी जो है द सेलर और द राइटर है, उसका पोजीशन क्या रहेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा कि हाँ मैं ये काम, मैं ये सप्लाई करूंगा सो एंड सो डेट पे। ठीक है, द बोलता है भाई आई थिंक ऑप्शन में ऑब्लिगेशन नहीं है, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है। नहीं, ऑप्शन में हु बाई एन ऑप्शन हैज राइट टू डिमांड, राइट टू डिमांड बट नो ऑब्लिगेशन। नो, लेने वाले साइड पे राइट टू डिमांड होता है, देने वाले साइड पे ऑब्लिगेशन होता है। अच्छा ओके, यानी हम, आपने पैसे दिए ना, तो मेरे को आप क्लास आओ या नहीं आओ आपका ऑप्शन है, लेकिन मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको पढ़ाऊं। ऑप्शन तो बायर का साइड में ना है। नहीं, आपने बाई किया है ना, आपने मेरे से क्लास बाई किया, तो आपका ऑप्शन है कि आप क्लास करो नहीं करो, एकदम फुल टाइम आप आ दो। हाँ मेरा ऑप्शन है, लेकिन वो मेरा ऑब्लिगेशन है कि आप नहीं भी आओ फिर भी मेरे को आके 9 से 10 पढ़ाना है। कोई नहीं आएगा तो भी मैं आके बैठ के 9 से 10 जाएगा। दैट इज माई, आई एम द राइटर ऑफ द ऑप्शन, आई एम द सेलर ऑफ द ऑप्शन, तो मेरा वो ऑब्लिगेशन में आ जाता है। इससे आसान एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है भाई, सेलर और राइटर ओके।
अभी देख लो ना, लिखा भी हुआ है, ठीक है। the exercise of an option is always as the discretion of the holder, यानी किसके हाथ में है, बायर के हाथ में। आपके हाथ में डिस्क्रिशन है, अभी स्नेहल के हाथ में डिस्क्रिशन है, क्लास आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, चलेगा, ये उसका डिस्क्रिशन है, ठीक है। who has bought the right to exercise the option or not, the seller of the option has no choice, मेरा कोई चॉइस नहीं है, must perform the holder choose the exercise, मेरा कोई चॉइस नहीं है, मेरे को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी आप एकदम ये जिंदगी में याद रखें, जैसे आप जब गया, आपने जब कोई चीज बाई कर ली, अभी मूवी का टिकट आपने बाई कर लिया, तो आपने बाई किया, अब देखना है नहीं देखना है, बाई के बाद भी आपको ऑप्शन है, लेकिन मूवी को रिले करना उसका जिम्मेदारी है, क्या है, जिम्मेदारी है, वो उससे नहीं भाग सकता। अनस भाई ये कैसा लगा एग्जाम्पल? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैं कौन से साइड पे हूँ? बायर का साइड में। मैं बायर साइड पे नहीं हूँ भाई, मैं सेलर साइड पे हूँ, इसीलिए तो मेरा ऑब्लिगेशन है। सेलर तो ऑब्लिगेशन है ना, बायर का साइड में ऑब्लिगेशन नहीं है ना। तो मैं ऑब्लिगेशन साइड में हूँ ना, मेरे को पढ़ाना है, अब आए नहीं है कोई करना नहीं, मेरे को पढ़ाना है, मेरे को सिनेमा चलाना है। आप सही बात है। सो आप सेलर का साइड में। ये बहुत ये एंट्री को जैसे थोड़ा मुश्किल है, दोनों साइड में आता है, किसका अकाउंटेंट है वो पहले पढ़ने का। हाँ तो इसीलिए तो बता दिया कि आप मूवी का टिकट बाई किया, अब देखना नहीं देखना आपका ऊपर है, सही तो बात इट इज योर डिस्क्रिशन, बट मूवी सिनेमा हॉल में चलेगा, ये उसका जिम्मेदारी है, ये उसका ऑब्लिगेशन है, यू कैन नॉट डिनाई कि आज बंदा नहीं आया तो मैं नहीं चलाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना, सही है। ठीक है जी। अच्छा बहुत एकदम ये दिमाग में रुकेगा इंशाल्लाह। अब बोल रहा है कि ऑप्शन का क्या होता है जी, एक्सपायरेशन होता है, यानी कि आपको, अब मैं बता, स्नेहल हमारे पास एकदम राइट एग्जांपल अभी नहीं आ रहा है, तो उनका मैंने एक्सपायरी डेट रख दिया जी, कि अगर वो मई से पहले रिज्यूम नहीं करेंगे तो मैं उनको दोबारा एक इनवॉइस भेज दूंगा, ठीक है। तो वो एक्सपायरेशन डेट है, दैट विच इट कैन नॉट नो लॉन्गर बी, यानी कि आपने अगर 3 से 6 वाली सिनेमा का टिकट बाई कर लिया था, 3 से 6 वाली सिनेमा आपने लैप्स कर दी, सिनेमा मतलब सिनेमा होता है, सिनेमा लैप्स कर दी, तो आप 9 से 12 मैटनी शो में नहीं जाके बोल सकते कि भाई मेरे पास टिकट था, वो बोलेगा अच्छा दोबारा ले लो भाई, ठीक है। अनस भाई कैसा है, जबरदस्त सिनेमा? हाँ, सो देखिए, द ऑप्शन हैज एन एक्सपायरी डेट, ठीक है, as an expiry which can no longer be exercised, the option can be exercised only on its expiration date, as refers to as the European options. यूरोपियन ऑप्शंस एग्जाम में आपको आता है, तो यूरोपियन बोलता है जी फिक्स्ड वाला होगा, क्या होगा, सो एंड सो डेट, क्या होगा, सो एंड सो डेट, लेकिन अमेरिकन वाला क्या होगा, एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन। वो जैसे आप लोग को अपने ऑफिस से कोई टिकट्स मिलते हैं ना, किसके, डेजर्ट सफारी के, तो बोलता नहीं कि 10 तारीख से पहले घूम के चले आइएगा, तो 10 तारीख से अगर पहले घूम के चले आते हैं, इसका मतलब वो क्या आपके लिए ओपन एंडेड है, 9 को चले जाइए, 8 को चले जाइए, 7 को चले जाइए, 6 को चले जाइए, 5 को चले जाइए, 9 बजे वाला चले जाइए, 8 बजे वाला चले जाइए, दैट इज द ऑप्शन। तो उसको क्या बोलिएगा, अमेरिकन ऑप्शन, उसको क्या बोलिएगा, अमेरिकन, लेकिन उस पर लिखा रहेगा कि फला शो में जाना है, इसका मतलब यूरोपियन है, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक, इट्स अ यूरोपियन, इट्स ओपन एंडेड मींस अमेरिकन, ठीक है जी। ये एग्जाम में इस पे आपके एमसीक्यूज है, तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। अब बात आता है जी कि डिटरमाइनिंग द करेक्ट प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन की प्राइसिंग होती है वो थोड़ी सी टेक्निकल कैलकुलेशन है उसकी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अभी हमको जानना चाहिए कि जी एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है,
तो बोला कि जो एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस है वो होता है जिसपे ओनर कैन परचेज और सेल द एसेट अंडरलाइंग द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो एक प्राइस रहेगा, क्या है, जो प्राइस मेंटेन रहेगा कि हाँ जी मैं आपको मेज, मेज मतलब मकई, मकई MEIZD, मेज जो है मैं आपको 4 रुपए करके बेचेगा। तो जो 4 रुपए जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 4 रहेगी सो एंड सो डेट पे, ठीक है। अब उस पे हम जाके बाई कर सकते हैं। बाजार में उस दिन 6 रुपए में चल रहा है या 3 रुपए में बिक रहा है, इट हैज नो रिलेशन। उसके ऊपर आप डिटरमाइन कीजिएगा वेदर आई शुड एक्सरसाइज और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज द एक्सरसाइज प्राइस और इट्स कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। अब बोल रहा है कि जो ऑप्शन प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑप्शन प्रीमियम। अब आपने इतनी सारी चीजें जो खरीदी हैं, तो सिनेमा देखना है, उसके लिए आपने जो टिकट खरीदी है दैट इज कॉल्ड द ऑप्शन प्रीमियम। इट इज द अमाउंट द बायर्स पे टू द सेलर टू एक्वायर द ऑप्शन। यानी आपने जो सिनेमा देखने के लिए जो टिकट बाई किया है, इट इज एग्जांपल ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम। द ऑप्शन कैन बी कवर्ड और अनकवर्ड। ये थोड़ा सा कवर्ड एंड अनकवर्ड क्या होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको बोलता हूं कि जी मैं आपको ये सामान बेच दूंगा, मैं आपको एक सामान बेच दूंगा। अब आपको मैंने बात किया जी कि मैं आपको 100 kg ऑफ वीट बेच दूंगा, वीट दूंगा 30 डेज के बाद। कितना दिन के बाद? 30 डेज के बाद। अब ए जो है वो यहाँ पे बायर है। अब बायर वाले साइड पे अब आपको पता होगा कि बायर के पास क्या होता है, डिस्क्रिशन होता है। इसकी पोजीशन क्या होती है, डिस्क्रिशन होता है, ले नहीं ले। दूसरा मैं जो हूं वो सेलर हूं, सेलर ने एग्री किया जी 100 kg सामान बेचूंगा, यस आई वांट टू सेल, यस वीट आई हैव, यस 30 डेज के ऊपर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करना होता है, इनकी ऑप्शन नहीं, इनकी ऑब्लिगेशन बन जाती है। he has no choice to get rid of it, ठीक है। अब अगर ये जो सेलर है, ये जो बंदा सी है, अगर इसके पोसेशन में, इसके पोजेशन में अगर पहले से 100 kg ऑफ वीट है, ही इज द होल्डर ऑफ 100 kg ऑफ वीट, इसका मतलब इसने जो ये काम किया है ये कवर्ड है। इसने जो काम किया इसको क्या बोलेंगे जी, कवर्ड ऑप्शन है, कवर्ड ऑप्शन। इसके पास पहले से जो फिजिकल क्वांटिटी है, पोजीशन में आइटम है, तब ये कवर्ड है। पर ये बंदा थोड़ा सा रिस्क को लेने वाला बंदा है, इसकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, इसके पास कुछ भी पोजीशन में नहीं है। इसको लगता है, क्या लगता है इसको, इसको लगता है कि बाजार में प्राइस तो गिर जाएगी। He was thinking, B was thinking कि प्राइस गिर जाएगी, थिंकिंग के प्राइस फॉल होगा। He was in the thought कि प्राइस फॉल होगा, तो इसने बेच दिया, इसने बेच दिया जी 18 रुपए केजी के हिसाब से, 18 रुपए केजी के हिसाब से, बेस्ड ऑन दी थिंकिंग कि हाँ ठीक है भाई वो 18 रुपए मेरा स्ट्राइक प्राइस पे माल बिक जाएगा और आई विल बाई इट फॉर 16 एंड आई विल सेल इट। 16 में बाई करेंगे, 18 में बेच देंगे, कोई जरूरत नहीं है पोसेशन का, नहीं। तो इसकी जो पोजीशन बनेगी इसको बोलेंगे नेकेड। इसका मतलब यह है कि इसके पास रिस्क बहुत ज्यादा है, बिकॉज ही डोंट नो कि इसका मैक्सिमम कितना लॉस होने वाला है। अगर उस दिन 50 रुपए हो गया ना, देन ही हैज टू बाई एट 50 एंड सेल इट एट 18। he has to buy at 50, he has to sell at 18। तो ये जो पोजीशन बनती है इसको बोलते हैं जी नेकेड पोजीशन। बंद करने बोला।
इसकी जो पोजीशन बनी क्या बनी जी? नेकेड। NAKED, हाँ हाँ, मेरे तरह। नेक्ड, अच्छा, ड्रेस को जैसे। हाँ, मतलब कोई रिस्क, कोई कुछ नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, जंग लड़ना है। with no preparation have to go in exam, that is called the uncovered risk। कुछ भी तैयारी नहीं है, देखेगा एग्जाम में ABC ऑप्शन लगा देगा, that is called the naked option, that is called the uncovered option। तो अभी देखिए क्या बोल रहा है, द कवर्ड वन विच सेलर हैज द पोसेशन ऑफ द अंडरलाइंग, जिस बात पे हमने अग्री किया था वो मेरे पास है, नेकेड या अनकवर्ड इज द स्पेकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी आपको लग रहा था कि प्राइस फॉल हो जाएगा, चल भाई बेच देते हैं। सिंस द डज नॉट होल्ड द अंडरलाइंग, आप नहीं होल्ड करते हो, यू आर नॉट इन पोजीशन, ही मे हैव टू परचेज from an unknown price in the future to satisfy his obligation under the option contract। अभी समझ आया या नहीं समझ आया? हेलो काजल, आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है मतलब शुरू से नहीं आ रहा है सर। यहाँ? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन के बाद में, ऑप्शन तक ये सारा हो गया था, अच्छा, ये स्ट्राइक प्राइस और ये सब स्टार्ट किया ना आपने, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। अच्छा देखो, यूरोपियन समझ आया, अमेरिकन समझ आया? हाँ सर, हाँ। चलो, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब ये जो 18 रुपए में हमने सेल करने का वादा किया है ना, आपने हमसे बाई की करने का वादा किया, आपने आपने हमसे बाई करने का एक डिस्क्रिप्शन लिया, एक ऑप्शन बाई कर लिया जी, ठीक है। हमने बोला आपको लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगा, पता नहीं 25-50 हो जाएगा, यू वाज थिंकिंग कि प्राइस इज गोइंग टू बी 50। आपके दिमाग पे क्या चल रहा है कि प्राइस 50 रुपया हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ, एक ऐसा बंदा पकड़ता हूँ जो मेरे को 18 रुपए में सामान बेचने के लिए अग्री हो जाए। बात का ध्यान से सुनना, एक्चुअल प्राइस आपको लगता है कि आफ्टर 1 मंथ दिस इज गोइंग टू बी द 50, आप एक ऐसा बंदा पकड़ रहे हो जो आपको 18 रुपए में ये माल देने को रेडी हो जाएगा। तो ये जो 18 रुपया है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। इस 18 रुपए को आप क्या बोलेंगे? स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, क्लियर? तो इसको आप स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। अब इसके ऊपर ये जो बी बंदा है, ये आपको स्ट्राइक प्राइस पे सामान क्यों देने को रेडी होगा? क्योंकि ही इज नीडिंग सम प्रीमियम, आपसे कुछ पैसे लेगा, टिकट के पैसे लेगा शो दिखाने के लिए, तो इसके लिए वो जो पैसे चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम, ठीक है। अब फ्यूचर में आफ्टर 1 मंथ एक्चुअल सिचुएशन बता रहा हूं, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज एक्चुअल पिक्चर देखिए क्या हो रहा है। आपको यहाँ पे लग रहा था, लेकिन 50 डेज पे प्राइस ये 14 रुपए में आ गई, अब क्या होगा वो बताइए? ये बाई करेगा 50 पे बाजार से, या 18 रुपए वाले बंदे को पकड़ेगा? व्हाट शुड ए डू नाउ? ये अभी 50 क्या, पे तो नहीं करेगा, ये किसको जाके पकड़ेगा? 18 वाले को। 18 वाले को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज। इसको क्या बोलते हैं? इसके बाद जो काम होगा इसको, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज करना, यानी कि जो आपके पास जो ऑप्शंस थे आपने उसको एक्सरसाइज कर लिया, यानी आपने उसको यूज कर लिया। अब 30 दिन के बाद बाजार की पोजीशन है कि बाजार में वो आइटम व्हीट जो है 14 रुपए में मिल रहा है, आप क्या करोगे? 18 रुपए में हमसे खरीदोगे या बाजार से 14 रुपए में लोगे? बाजार से। वो तो क्या करोगे आप, हमसे लोगे या बाजार से लोगे? बाजार से बाजार। 14 दिरहम का। बाजार से लोगे, तो बाजार से लोगे तो आपकी एक्सरसाइज को क्या करना पड़ेगा? लैप्स। आप अपने ऑप्शन को क्या करोगे? डिसमिस करेगा। काजल बताओ। हाँ सर, लेफ्ट कर देंगे ऑप्शन को, ये ऑप्शन छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। अभी आपने ये जो
चावल जिस वक्त हमसे वीट लेने का वादा किया था, उस वक्त आपने हमें प्रीमियम दिया होगा, 3 रुपए पर केजी प्रीमियम दिया था आपने, या 2 रुपए पर केजी प्रीमियम दिया था। अब आप दिमाग लगा के बताओ कि आप क्या क्या करोगे। सर वापस तो मिलेगा नहीं ना? पैसा प्रीमियम भाई, टिकट है, टिकट का पैसा मिलता है क्या? तो टोकन पैसा। तो सर ये ऑप्शन ही छोड़ देंगे फिर तो क्या कर सकते हैं? देखिए, अब आपसे एग्जाम का सवाल बनता है यहाँ पे। सबसे पहले आपसे ये सवाल बनेगा कि आपने एक ऑप्शन खरीदा है विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 18 एट द प्रीमियम ऑफ 2। ओके, सवाल समझ आया? यू परचेज एन ऑप्शन फॉर एन स्ट्राइक प्राइस ऑफ 18 with the premium of 2. Clear? Now after 30 days the price is 50. अब आपसे पूछेगा गिव मी योर कमेंट, तो आप बोलोगे अच्छा 50, it means still he has an option to buy ना, he should exercise because प्रीमियम तो जा चुका है और उसको अभी 18 रुपए में मिल रहा है। इसका मतलब अभी भी उसके हाथ में कितनी सेविंग है भाई? उसके हाथ में जो सेविंग है 50 माइनस 2 और माइनस 18, यानी उसके पास जो सेविंग है वो कितने की हो रही है जी? 30 रुपीज की सेविंग हो रही है। ठीक है, यानी उसको ऑप्शन को क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। आ जाइए, अभी वो क्या करेगा? अभी अगर वो लैप्स कराएगा तो उसके लिए सेकंड सवाल आपसे पूछेगा नाउ द गुड्स आर ट्रेडिंग एट 14, तो आप बोलिएगा ओके, ऑलरेडी उसको 18 पे अभी दोबारा पैसा देना होगा, 2 रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी वो 20 रुपए का हो जाएगा। तो हम 14 वाला काम क्यों नहीं करें भाई? तो 14 और 2 16, लॉस को भी अगर हम ऐड करेंगे तो 16 रुपए का हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू एक्सरसाइज, इट्स बेटर टू लेट द लैप्स एंड वी कैन गो एंड बाय इट एट द रेट ऑफ 14। तो अभी यहाँ पर हमसे एक सवाल आता है कि जो बायर है उसका लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो इसका जो मैक्सिमम लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस जो पोजीशन बनेगा इसका, वो क्या होगा? पूरा का पूरा अगर लॉस हो गया तो इसका मैक्सिमम लॉस ये होगा प्रीमियम पेड के बराबर। प्रीमियम जितना आपने पे किया, जितने का टिकट खरीदा था, सिर्फ उतना ही आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। अब आ जाओ, सेलर वाला तो ऑब्लिगेशन में चला गया भाई, यानी इसकी जो प्रॉफिट पोजीशन हो सकती है, मैक्सिमम प्रॉफिट की जो पोजीशन होगी वो अनलिमिटेड हो सकती है, किसी भी लेवल पे जा सकती है। अगर 50 की जगह 500 में भी ट्रेड करेगा, ही इज बाउंड टू सेल एट 18। तो इसकी प्रॉफिट की जो पोजीशन हो सकती है वो क्या हो सकती है? अनलिमिटेड। तो ये सीएमए का सबसे बेसिक सवाल है कि अगर आपको बताना है कि अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकती है, तो आपके दिमाग को बोलना है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगी और जो मैक्सिमम लॉस होंगे वो इतना होंगे कि हमने जो प्रीमियम का पैसा दिया, हमने जो टिकट खरीदा है, उतना ही का मेरा पैसा लॉस होगा। अब आ जाइए दूसरे साइड, बायर के हाथ में जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो प्रीमियम रिसीव तक होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसने लैप्स करा दिया, वी डोंट वांट टू बाई, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो जो आपने फोरफिट किया है, जो आपको पैसे मिले हैं टिकट बेचने के, दैट इज द ओनली प्रॉफिट यू हैव। तो आपके लिए नुकसान क्या हो सकता है जी? मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? तो आपकी आंसर बनेगी अनलिमिटेड। आपकी पोजीशन क्या बनेगी जी? अनलिमिटेड। आपकी पोजीशन क्या बनेगी जी? अनलिमिटेड आपकी पोजीशन बनेगी। तो ये एग्जाम के आपके सवाल है। अब बात आता है जी कवर्ड। कवर्ड में आप याद रखिएगा कि व्हेन यू आर डीलिंग, व्हेन यू आर मेकिंग द ऑप्शंस एंड यू आर इन द पोसेशन ऑफ द गुड्स, आपके पास सामान है तभी आप बात कर रहे हो, तो यू आर प्लेइंग सेफ गेम। तो आपकी पोजीशन हो गई कवर्ड।
लेकिन अगर आपकी पोजीशन अगर सेफ गेम नहीं खेल रहे हो, अगर आपके पास सामान ही नहीं है बट स्टिल यू आर सेलिंग, तो आपको फ्यूचर पे किसी भी प्राइस पे बाई करके देना पड़ेगा एंड यू विल बी कॉल्ड एज अनकवर्ड एंड दैट इज कॉल्ड द नेकेड ऑप्शन। आप समझ आई? हाँ सर, थोड़ा बहुत। अब बोल रहा है कि यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में जो अंडरलाइंग एसेट होती है वो स्टॉक होती है। इंडेक्स्ड ऑप्शन में जो अंडरलाइंग होती है वो मार्केट इंडेक्स होती है। अब हमसे पूछेगा जी मार्केट इंडेक्स क्या होता है, तो इंडिया में सेंसेक्स निफ्टी जो होता है वो मार्केट इंडेक्स है। दूसरा वाला देश पे जो है न्यूयॉर्क में जो होता है वो उसका नाम भूल रहा हूँ, सेंजन होता है। दूसरा 3-4 मार्केट इंडेक्स है, पर इंडिया में निफ्टी एंड सेंसेक्स उसके एग्जांपल्स है। ठीक है। इफ एक्सरसाइज सेटल इज मेड इन कैश सिंस द डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आप इंडेक्स को नहीं दे सकते, तो जो भी इसका सेटलमेंट होगा वो किस में सिर्फ होगा, कैश में होगा, क्योंकि इंडेक्स बोल के कोई एसेट नहीं होता है। तो इंडेक्स में जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको सेटलमेंट के टाइम क्या करना पड़ेगा जी, उसको आपको कैश में सेटल करना पड़ेगा। दूसरा होता है जी लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेटेड सिक्योरिटीज। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टॉक्स ऑप्शंस या इंडेक्स्ड ऑप्शन होते हैं, ये इनकी एक्सपायरेशन 3 साल तक की हो सकती है, इसीलिए इसका नाम लॉन्ग टर्म। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ये स्टॉक्स हो सकते हैं या इंडेक्स हो सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होते हैं। चौथा होता है जी करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस में क्या होता है, आप किसी करेंसी, यानी आप इंडियन है, आपको यूएस डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, फ्रेंच स्विस फ्रैंक चाहिए, उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं जी फॉरेन करेंसी। इसमें जो अंडरलाइंग एसेट होता है वो क्या होता है, फॉरेन की करेंसी होती है। कॉल ऑप्शंस को मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपके पास राइट टू परचेज होता है। ठीक है, इसको हम कॉल बोलते हैं। इसमें अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकती है, स्टॉक हो सकती है, करेंसी हो सकती है, कमोडिटी हो सकती है। ठीक है, अब बात एग्जाम पे आता है इन दी मनी, आउट दी मनी। ये सब एग्जाम के छोटे छोटे सवाल आते हैं जिस पे आपको आंसर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है। ठीक है, आइए सर, सबसे पहले बोलता है कि अगर अंडरलाइंग का प्राइस रेज हो गया एबव दी एक्सरसाइज प्राइस, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि प्राइस 50 रुपए में चला गया, कितना में प्राइस चला गया जी, 50 रुपए में प्राइस चला गया, तो उस पोजीशन को आप क्या बोलिएगा, इन दी मनी। उसको क्या बोलिएगा, इन दी मनी द होल्डर कैन एक्सरसाइज हिज और ऑप्शन बाय द अंडरलाइंग एट द बार्गेन्ड प्राइस। जो प्राइस पे आपकी अग्री हुई थी उस प्राइस पे आप जाके क्या कर लीजिएगा जी, बाई कर लीजिएगा। तो इन दी मनी का मतलब हो गया कि आपने 14 रुपए के स्ट्राइक प्राइस फाइनल करी थी और उस चीज का प्राइस पड़ के 50 रुपया हो गया एक्चुअल प्राइस, तो अब आप उसको एक्सरसाइज कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड द इन दी मनी। ठीक है, दूसरा बोलता है इंट्रांसिक वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन इज द प्राइस and the intrinsic value of a call option is the price of the underlying less the exercise price cannot be less than 0। एग्जाम का ये MCQs का ये सवाल है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इंट्रांसिक वैल्यू जो होता है वो 0 नहीं हो सकता, सॉरी 0 के नीचे नहीं हो सकता, कैन नॉट बी लेस देन 0, तो वो कभी भी 0 से नीचे नहीं हो सकता। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि इंट्रांसिक वैल्यू निकालते कैसे हैं, उसका एक बकायदा फॉर्मूला है। बोला है कि अगर लेस दिन दी एक्सरसाइज प्राइस हो गया, यानी आपने 18 रुपए में अग्री किया था स्ट्राइक प्राइस का और वो बाजार में 14 रुपए में ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप उसको लैप्स कराइएगा, यू वोंट बाई इट, उसको आप बोलेंगे नॉट वर्थ एक्सरसाइजिंग, यानी लैप्स कराना पड़ेगा उसको, आप इस बोलते हैं आउट ऑफ मनी, यानी ये आपके लिए फालतू हो गया। तीसरा पोजीशन होता है जी इक्वल हो जाएगा, यानी आपने हमसे 18 में देने का बात किया और ये 18 में ट्रेड कर रहा है, तो आपके लिए इनडिफरेंट पोजीशन हो जाएगी, जिसको बोला जाता है एट दी मनी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप इससे लिए उससे लीजिए, जिससे लीजिए, जहाँ जो करना है करिए, इसको जो पोजीशन को बोलते हैं इनडिफरेंट पोजीशन। ठीक है, आगे एक सवाल आता है कि द कॉल ऑप्शंस
represent the long position to the holder because the holder benefit from the price increases। तो उनको जो बेनिफिट्स होती है वो क्या होती है जी, प्राइस इंक्रीज होने पे उनको फायदा हो जाता है क्योंकि वो एक अग्रीड प्राइस पे बाई कर लेते हैं। द सेलर ऑफ कॉल ऑप्शंस होप्स द प्राइस विल रिमेन बिलो। जो बंदा सेलर है, जो बी है, बी के बारे में मैंने बताया था कि उनको लगता है कि वो प्राइस जो होगा एक्सरसाइज प्राइस से कम होगा because he must make the underlying available to the holder at the strike price regardless how much the sellers may pay to obtain it। The seller thus taking the short position। तो जो सेलर होते हैं उसकी पोजीशन को शॉर्ट बोलते हैं। यहाँ पर बोलता है जी बायर का गेन नेसेसरी मिरर्स दी, जो मेरा गेन होगा उसका वो लॉस होगा। तो ये एक दूसरे का मिरर होता है, यानी एक का गेन दूसरे का लॉस हो जाता है। अब बात होता है कि जी क्या, तो इन्होंने बोला कि बायर जो है वो लॉन्ग पोजीशन पे है, तो जितने यूनिट उतने बाई करेंगे, साथ में मार्केट की प्राइस ओवर दी एक्सरसाइज प्राइस, ये जो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे डिफरेंस माइनस दी ऑप्शन प्राइस। ये जो निकल के जो चीजें आएगी उसमें से ऑप्शन प्राइस माइनस कर देंगे। अब उसको आसान से समझने के लिए ये देख लीजिए, ये जो ऑप्शन प्राइस है, ये ऑप्शन प्राइस मैंने आपको क्या बोला था जी, टोकन मनी है। दैट इज द टोकन मनी, प्राइस ऑफ द ऑप्शन। अब आइए बोल देता है कि टैपवर्थ कैन बॉट कॉज द ऑप्शंस बाइंग इट राइट टू बाई 100 शेयर ऑफ पैनगोल्ड कॉर्पोरेशंस। 30 दिन का है, 100 रुपए में करने को बात हो गया है, ठीक है, इन 30 डे एट 100, यानी 100 पे ये बात हो गया जी। क्या होगा, 100 पे हम बेचेंगे, 100 पे हम बेचेंगे, ये पोजीशन पे बात हो गई। ठीक है, हो गया। द सेल्ड दिस ऑप्शन, इस बात के लिए उसने उससे प्रीमियम कितने चार्ज कर लिए जी, प्रीमियम उससे चार्ज कर लीजिए, 3 रुपए के प्रीमियम उससे चार्ज कर दिए। अब बोल रहा है कि 30 दिन के बाद एक्चुअली जो प्राइस जो ट्रेड हो रही है, एक्चुअल प्राइस जो ट्रेड हो रही है वो कितने की हो रही है, 105 पे ट्रेड हो रही है। अभी हमको आपको बताना है कि व्हाट ए शुड डू। ए यहाँ पे बायर है, बायर को क्या करना चाहिए, बी सेलर है, सेलर को क्या करना होगा हमको बताइए, कमाल भाई बताइए। बायर को फायदा है, बायर को क्या फायदा है, 2 रुपए का। तो बायर प्राइस यहाँ पे क्या करेगा, उस ऑप्शन को क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा या लैप्स कराएगा, नहीं एक्सरसाइज करेगा कि मैंने कितने का माल बिक रहा है मेरा, और तो मैंने कितने का लिया है, प्रीमियम कितना दिया, मुझे कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इनडायरेक्टली अगर वो अपना फायदा कैलकुलेट करना चाहेगा तो 5 रुपया और माइनस 3 रुपये, यानी उसको 2 रुपए का फायदा हो गया, और उसने जितनी यूनिट बाई करी थी उससे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। कितनी यूनिट उसने बाई करी थी उससे उसको क्या कर लेगा जी, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये हो गया, तो ये दैट इज कॉल्ड 200 का उसको गेन हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो बंदा है, मतलब क्या है मुराद भाई, स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब अग्रीड प्राइस, फ्यूचर प्राइस जो हम आपसे अग्री किया था। ओके वो प्राइस है, ओके यूनिट भी 100 था, वो भी 100 था, सो थोड़ा नहीं, अगला भी 100 ही लिखा था इसलिए बता। अच्छा ठीक है जी, ये हो गया। तो ये एक पोजीशन बनी किसकी, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा एक सवाल है, आउट ऑफ मनी का मतलब ये था, सेम सवाल है। ये बोल रहा है कि इसने बोला है कि फॉलोइंग द एग्जांपल, जो 30वां दिन है उस दिन जो शेयर की जो प्राइस है उस दिन 105 नहीं बल्कि 97 रुपए की हो गई, उस दिन कितने की हो गई, 97 की हो गई। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपको आंसर बताना है, वेदर ही शुड एक्सरसाइज और लैप्स। उसे लैप्स करना चाहिए क्योंकि उसे लॉस हो रहा। व्हाट इज द लॉस, 600, कितने का लॉस हो रहा, 100 या 300, लॉस तो 0 है ना जी
जीरो लॉस है ना? क्यों ये जीरो zero- लॉस है? अब प्रीमियम जो टिकट 97 है ना प्रीमियम? अरे टिकट कटा के जो लाया था, टिकट का पैसा कहाँ गया? 300 का लॉस हो गया। भाई टिकट तो कटाया ही था ना फिल्म देखने के लिए। हाँ 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 हाँ, ओके 300 है। तो 300 का उसको क्या हो गया जी? उसे लॉस हो गया, उसे प्रॉफिट हो गया। लॉस हो गया। देखिए अगर प्राइस डेप्रिशिएट हो रहा तो उसका लॉस है। यही एग्जाम के सवाल है। अनस भाई आपको क्लियर नहीं हो रही? क्लियर है इमराज भाई, मैं 97+3 किया। ओहो क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन बोलेगा कि जी उसको लैप्स कराना है, और लैप्स कराने के कारण जो मैक्सिमम नुकसान होगा वो जो टिकट खरीदा था उसका नुकसान होगा। ठीक है, ये एक चीजें थी जो आपको बतानी थी, दैट इज कॉल्ड द आउट ऑफ मनी। अब ये जो चीजें सब है ना, इसका क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लायर क्या होगा, गेन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये जो है इसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, बायर का मैक्सिमम लॉस कितना होगा। मैंने बोला था कि बायर का जो मैक्सिमम लॉस होगा तो 300 प्रीमियम होगा। प्रीमियम पेड के बराबर होगा। कितना होगा? प्रीमियम पेड के बराबर होगा। और जो सेलर होगा उसकी जो मैक्सिमम गेन होगी वो क्या होगी जी? प्रीमियम पेड के प्रीमियम रिसीव के बराबर होगी। लेकिन इसके नीचे उसकी अनलिमिटेड लॉस हो सकती है, इसका जो गेन हो सकता है अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही बात तो मैंने यहाँ पर लिखी थी स्टेटमेंट में कि भाई साहब क्या होगा, तो बोला मैक्सिमम लॉस जितना उसने प्रीमियम दे दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, मैक्सिमम प्रॉफिट जितना उसने पैसे ले लिए। तो ये जी पोजीशन क्या हो गई, बायर वाली पोजीशन हो गई, ये सेलर वाली पोजीशन हो गई ये। और जहां पे दोनों आदमी का इंटरेक्शन पॉइंट जीरो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जी जीरो, इसी जीरो पे हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस प्लस ऑप्शन प्राइस, यानी कि 103 के बराबर वहां पे बात निकलेगी, जिसको हम बोलते हैं जी एक्सरसाइज प्राइस प्लस ऑप्शन प्राइस। अभी आपसे हम बोलूंगा कि एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, तो एक्सरसाइज प्राइस जो होता है वो जिस पे हमने आपके साथ स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का मतलब सेम होता है, किताब में यहाँ पे भी लिखा हुआ था। और चूंकि हम बोलने के टाइम में स्ट्राइक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि मैं जिंदगी में हमेशा स्ट्राइक वर्ड यूज किया है, तो एक्सरसाइज और स्ट्राइक सेम होता है। तो दोनों जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम बनाते हैं वो 103 हो जाती है, जो कि क्या होती है, एक्सरसाइज प्लस प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद ये बताती है इसके ऊपर अगर कुछ गया तो बायर का प्रॉफिट, इसके नीचे गया तो सेलर का लॉस। यही है इसकी रिलेशनशिप परसेंटेज इन डायग्राम। यानी कि अगर किसी चीज की प्राइस 100 रुपए की है तो यहाँ पे तो पहले उसको 100 रुपए ला लो। अब 100 रुपए से अगर ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो कौन खरीदेगा, बायर खरीदेगा। अगर ये 100 के नीचे चला गया तो किसकी सिचुएशन बनेगी, सेलर की, क्योंकि सेलर को अब खरीद के लाके उसको माल देना पड़ेगा। तो जितना आगे जाएगा उतना उसका लॉस होगा, जितना इसके ऊपर जाएगा उतना बायर का प्रॉफिट होगा। और दोनों के जो बीच में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी वो क्या होगी, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम होगी। स्ट्राइक प्लस प्रीमियम जो होगी वो दोनों का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डे पे पुट पढ़ाऊंगा, और पुट के बाद फिर मसला सेट हो जाएगा। फिर कॉल पुट वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन भी पढ़ा के, मतलब एक दो दिन जाएगा, और एक दो दिन जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, बट कॉल अगर अच्छे से समझा हुआ तो पुट पे टाइम नहीं जाता। जो खेला है वो कॉल का ही खेला है, और एग्जाम के जो सवाल बनते हैं वो सिर्फ इसी टेबल पे बनते हैं।